Dear students, welcome to Dr. Raj Purohit's Law Learning Lessons. I am Dr. M.S. Raj Purohit, Principal Government PG Law College, Pali. Today, we shall discuss the offer and invitation to offer. In our previous lecture, I have discussed about the essentials of proposal, in which I have mentioned that for essential of proposal there must be communication. The proposal प्रस्ताव के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन के अंदर हमने आपसे एक बात कही थी, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और कब कंप्लीट होगा, जब वो जिसको कम्युनिकेशन जिसको आपने प्रस्ताव दिया उसकी सब जानकारी में आ जाता है, उस समय वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। इसके अंदर ये है कि लालबन शुक्ला का केस हमने आपसे डिस्कस किया था कि लालबन शुक्ला और नाम गौरी दत्त के केस में क्या था कि गौरी दत्त का बच्चा जो है वो गुम हो गया था, तो उसने अपने मुनीम लालबन शुक्ला को उसको ढूंढने के लिए भेजा कि बच्चे को ढूंढ के लाओ, और ये कहा कि जब वो ढूंढने गया तो पीछे से उसने एक टेम्पलेट छपवा के कहा जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ को लायक जाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब वो उसका मुनीम ढूंढ के ला के सेठ साहब को बच्चा सुपुर्द कर दिया। उसके बाद जब वो बाहर गया और उसको मालूम पड़ा, उसको पैम्पलेट उसके हाथ में आया और उसको मालूम पड़ा कि सेठ साहब ने तो बच्चा ढूंढ के लाने के लिए इनाम रखा है, और वह सेठ साहब के पास जब इनाम के लिए गया, सेठ साहब ने कहा भी आपके मेरे बीच में संविदा इसलिए नहीं बनती कि न तो ऐसा आपको प्रस्ताव दिया गया, और प्रस्ताव अगर इसको मानते हो तो ये कम्युनिकेशन आप तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक ये संविदा कम्युनिकेशन हुआ नहीं प्रस्ताव की, इस कारण से आपको ये प्रस्ताव खरीदी में नहीं आएगा, इस कारण से संविदा का गठन नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए आप उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यायालय ने इसको बात को मान लिया और ये कहा कि इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। दूसरा जो तत्व हमने बताया था कि संविदा करने की आपको इंटेंशन होना चाहिए, आपको संविदा करने का अगर इंटेंशन नहीं है, इसके अंदर हमने आपको केस बालपुर वर्सेस बालपुर का केस के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर ये बालपुर दंपत्ति जो है उसमें पति वहाँ सिलोन के अंदर कार्य करता था और छुट्टियाँ मनाने के लिए लंदन गए, वहाँ पे पत्नी बीमार पड़ गई तो उसको अपनी चूँकि ड्यूटी पे वापस आना था, तो वापस आया और पीछे से पत्नी को कहा कि मैं तुझे महीने के 30 पाउंड देता रहूँगा। मीनवाइल ये हुआ कि उन दोनों के बीच में संबंध विच्छेद हो गया, संबंध आगे नहीं चला और उसने पैसा देना बंद कर दिया। जब थोड़ा दिन बाद उसका एरियर उसका बढ़ गया, जब भुगतान नहीं हुआ तो पत्नी ने उसके ऊपर मुकदमा किया, तो कोर्ट ने कहा चूँकि इसको आपको पति पत्नी के तौर पे साथ रहने का जब आपका इंटेंशन ही नहीं था, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा माना जाएगा कि इंटेंशन नहीं होने से संविदा प्रस्ताव पूरी तरह से काम कार्यरत नहीं रहा। दूसरा डेफिनेटनेस होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैं आपको मेरा मकान जयपुर या जोधपुर में स्थित मकान आपको बेचता हूँ, तो इसमें अनिश्चितता है। जयपुर का मकान है या जोधपुर का मकान है, ये इसके बारे में निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए अगर अनिश्चित है तो अगर संविदा प्रस्ताव में अगर अनिश्चितता है तो भी एग्रीमेंट जो है वो शून्य हो जाएगा। अब जब प्रस्ताव की जब बात करें, हम ऑफर की बात करें, तो दो तरह के ऑफर होते हैं, एक तो जनरल ऑफर कहलाता है, दूसरा स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है। जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर, जनरल मीन्स इट इज एड्रेस फॉर ऑल, स्पेसिफिक मीन्स इट इज ऑफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन। सो एंसन कहता है एन ऑफर नीड नॉट बी मेड टू एन असर्टेन पर्सन बट नो कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज अंटिल इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई एन असर्टेन पर्सन। लेकिन क्या हुआ है कि जो ऑफर आपने दिया तो ये आवश्यक नहीं एक व्यक्ति विशेष को ही दिया जाए, वो ऑफर की भाषा से मालूम पड़ेगा कि ऑफर जनरल नेचर का है या ऑफर स्पेसिफिक नेचर का है। सो ऑफर नेसेसरी नहीं है कि इस एक व्यक्ति विशेष को दिया जाए, पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाए और वो एक्सेप्ट उसके द्वारा ही किया जाए। अगर जनरल नेचर का ऑफर है तो वो किसी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर पर्टिकुलर नेचर का है तो जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उस ऑफर को
आगे स्वीकार कर सकता है। मैं इसके बारे में आपको एक केस बताना चाहूँगा। बड़ा फेमस केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्क एंड कंपनी। ये 1893 का केस है, बड़ा लीडिंग केस माना जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके अंदर क्या था कि ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है, इसने वो ड्रग बनाती थी। उसने कहा कि मेरी ये ड्रग जो है, दवाई अगर आप लेंगे मेरे बताए अनुसार, तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंजा, और इफ़ यू इन्फेक्टेड देन यू विल गेट 100 पाउंड्स। अगर आप उससे अगर इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो गए तो आपको 100 पाउंड दिए जाएंगे। और इसको गंभीरता के लिए उन्होंने एलाइज बैंक करके था, उसके अंदर 100 पाउंड जो जमा भी करवा दिए कि भी जो भी क्लेम करेगा उसको ये 100 पाउंड इसमें से दिया जाएगा। लेडी कार्लिल जो है, उसने उसको कंपनी के बताए अनुसार मेडिसिन ली, उपयोग की, लेकिन वो उससे ठीक नहीं हुई और उल्टा इन्फ्लुएंजा से ग्रसित रही और बड़ी परेशान हुई। तब उसने कंपनी के ऊपर मुकदमा किया और कंपनी को ये कहा कि भाई साहब आपके अनुसार हमने ये लिया, लेकिन ये हमारे लिए काम का कारगर नहीं हुआ। तब कंपनी ने ये कहा कि चूँकि ये आपने तो है संविदा आपके और लेडी कार्लिल और कंपनी के बीच में कोई संविदा नहीं हुई, इस कारण से एक पहला शर्त तो ये कि संविदा आपके और मेरे बीच में नहीं हुई, इस कारण से हमारा बीच में ये संविदात्मक कोई रिश्ता हुआ ही नहीं है और इस कारण से कंपनी इसके लिए बाध्य नहीं है। और कम्युनिकेशन जो है कि कंपनी जो आप बीच में जो इसका प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन जो है, इट वाज नॉट कंप्लीटेड एज इंफॉर्मेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल टू कंपनी, और आपने इसको एक्सेप्टेंस हमको कोई भेजी नहीं, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। लेकिन कोर्ट ने इस प्ली को नहीं माना। उन्होंने कहा कि चूँकि आपका एडवर्टीजमेंट की भाषा ऐसी है जो जनरल ऑफर के तौर पे मानी जाएगी, और इस कारण से आपने आपका एक्सेप्टेंस को जो है आप तक पहुंचाने के राइट को वेव कर दिया है। आपने ये कह दिया कि जो भी मेरी इस गोली को लेगा, जिस मेरे अनुसार लेगा और उस तरह से लेगा तो उसको मैं दूंगा। इसका मतलब अब जिसने भी इसको लेते ही उसका वो आपके एक्सेप्टेंस की परिधि में आ गया और इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ और इसको भुगतान नुकसानी के तौर पे देना पड़ा। इसी तरह से यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रामेश्वर लाल का केस है। इसके अंदर इसी से समानांतर ही इसके तथ्य हैं केस के। स्पेस सिस्टम ड्रग कंपनी करके एक कंपनी थी, उसने कहा कि मेरी ड्रग जो है टैबलेट्स आप अगर दिन में एक हफ्ते में 4 बार अगर लेंगे तो जो पर्वतारोही हैं, जो माउंटेनरिंग करते हैं, उनको ऊपर जब जाते हैं तो उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहलाती है, वो HAS कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। वो कुछ बीमारी सी होने लगती है और उसमें नौशिया वगैरह होता है बीमारी, तब ये अगर लेंगे तो वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस आपको नहीं होगी। और अगर हो जाती है तो उसको 1000 पाउंड जो है हम उसको इनाम देंगे, और उसके लिए हिमालय बैंक के अंदर उसने वो पैसे जमा भी कराए, जिस तरह से उसने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कराए थे। ऐसी स्थिति में ये पर्वतारोही जो था, उसने उस टैबलेट्स को उसके कहे अनुसार उपयोग लिया, लेकिन 600 मीटर तक पहुंचा और उसको वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होनी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में उसने कंपनी के ऊपर मुकदमा किया। तब वही आर्गूमेंट्स सामने आए जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी चुकी, और कोर्ट ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाले मुकदमे का फॉलो करते हुए इसको नुकसानी दिलवाई। एक दो तरह की बात आती है, एक तो ऑफर होता है और एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। इन्विटेशन टू ऑफर में जैसे क्या होता है कि आप जब दुकान बाजार में जाते हैं तो बाजार के अंदर अगर आप कहीं पे किराना खरीदने जाते हैं और वहाँ प्राइस लिस्ट देखते हैं तो वो क्या होगी, प्राइस लिस्ट जो है और उसको हम इनविटेशन टू ऑफर के होगा। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर क्या होगा कि आप जो प्राइस लिस्ट के ऊपर देख के और आप कहेंगे कि साहब गुड़ मुझे 50 रुपये किलो उसने प्राइस में लिख रखा और आपने कहा ये 50 रुपये दो और मुझे 1 किलो गुड़ दो, तो आप जब ये कहेंगे कि वो उसको देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ऑफर होता है और उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तब तो देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन अगर मान लो ऑफर नहीं है और आप उसको देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते तो आप इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे सरकारी निविदाएं होती है कि इसके लिए काम करवाना है, ठेकेदारों से ये निविदाएं मांगी जाती है कि इस ठेके के अंदर जो न्यूनतम निविदा देगा उसको ठेका देंगे, तो सबने अपनी अपनी निविदाएं दी है, तो ये ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर है बेसिकली। उसके बाद उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो ऑफर हो जाता है और फिर एक्सेप्टेंस होने के बाद में उस करार बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है और एग्रीमेंट से फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो प्राइस लिस्ट जो है दुकान के ऊपर ये इन्विटेशन टू ऑफर है। इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताना चाहूँगा।
कि एक मैफरसन वर्सेज पन्ना करके केस है। इसके अंदर क्या था कि जो बेंगलो किसी को बेचना था, एजेंट के थ्रू उसने बात की, तो एजेंट के थ्रू एक आदमी आया, उसने कहा ये 6,000 रुपये लीजिए। उसने कहा 6,000 तक शायद चले लेंगे, 6,000 दीजिए और मुझे बंगला दीजिए, आपके एजेंट के थ्रू भेजा है मुझे। मकान मालिक ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं इस बंगले को 10,000 से कम में नहीं बेचूंगा। उसने कहा ठीक है। वो गया, दूसरे दिन 10,000 रुपये लेके आया और मकान मालिक को कहा मकान दीजिए। जो हुआ ये कि जब तक वो वापस आया तब तक मकान मालिक ने इससे ऊंची कीमत पे बंगला बेच दिया। तब इसने कहा साहब इसने खुद ने 10,000 रुपये कहे थे, इसलिए मैं जब 10,000 लेके आया तो ये उसे दूसरे को कैसे बेच सकता है कीमत के ऊपर। तब कोर्ट ने कहा कि ये 10,000 से कम में नहीं बेचूंगा, ये दिस इज़ नॉट एन ऑफर, ये प्रपोजल नहीं है, ऑफर नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। ये इससे कम, इससे ज़्यादा मैं बेच सकता हूँ, कोई ज़्यादा कीमत देगा तो बेच सकता हूँ, आपको उसके अनुसार पहले तय करके और जाते अगर फाइनल हो जाता तब तो अन्यथा स्थिति थी। अन्यथा ये इन्विटेशन टू ऑफर ही है, ये ऑफर नहीं है, और ऑफर नहीं है इस कारण से आप ये बाध्य नहीं है उससे। ये इस तरह से सूट जो किया गया वो सूट को डिसमिस किया गया। इसी तरह से एक और मैं आपको बताऊं कि बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस स्वर्णकार, इसके अंदर क्या था कि स्वर्णकार जो था ये बैंक के अंदर एम्प्लॉय था, और बैंक ने एक स्कीम निकाली थी कि जो कोई एम्प्लॉय चाहे वो VRS के लिए आवेदन कर सकता है। उसने VRS के लिए आवेदन किया, बैंक ने उसका VRS फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तब उसने कहा, बैंक ने कहा था VRS के लिए आवेदन कर सकता है तो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती बैंक। तब कोर्ट ने क्या कहा कि VRS के लिए आवेदन जो है ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो आज हमने ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र के बारे में चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच।